Hi students, myself Manisha Mane. Good morning everyone. Today we are going to study about law of supply. First one to see introduction. Law of supply is a fundamental basic economical theory. As the same explain the law of demand. It was introduced by Professor Alfred Marshall in his book Means Principle of Economics, published 1890. And law of supply, it is explained a functional relationship between price and quantity supply. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने लॉ ऑफ सप्लाई एक्सप्लेन किया है, उसे बेसिक प्रिंसिपल इकोनॉमिकल थ्योरी कहा जाता है एज अ सेम लॉ ऑफ डिमांड। जैसे हमारा बेसिक फंडामेंटल्स इकोनॉमिकल थ्योरी लॉ ऑफ डिमांड थी, उसी तरीके से सेम बेसिक फंडामेंटल थ्योरी लॉ ऑफ सप्लाई भी है। उसके साथ में लॉ ऑफ सप्लाई में क्या एक्सप्लेन किया है, तो फंक्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाइड के बीच में। सेकंड वन पॉइंट है स्टेटमेंट ऑफ द लॉ अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल। स्टेटमेंट, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, higher the price of a commodity, more is the quantity supplied, and lower the price of a commodity, less is the quantity supplied. It means, other words, other thing being remain same, and rise in price of a commodity with rise in quantity supplied, and falls in price of a commodity with falls in quantity supplied. प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल अपने स्टेटमेंट में क्या बता रहे हैं, वहाँ पर प्राइस, चेंज द प्राइस एंड अदर फैक्टर रिमेनिंग कांस्टेंट, बाकी जो वहाँ पर कंटेंट्स रहेगी, जो फैक्टर्स रहेगी, वो क्या होने वाले हैं, कांस्टेंट है। तो किस तरीके से प्राइस चेंजेस में आपको रिलेशंस देखेगा, सो प्राइस बढ़ेगी विथ उसके साथ में सप्लाई भी बढ़ेगा, उसके अपोजिट डायरेक्शंस हम लोग देखेंगे तो प्राइस कम होगी, उसके साथ में क्वांटिटी सप्लाइड भी कम हो जाएगा। तो इसका सिंपल मतलब क्या है, देयर इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई। जैसे हम लोगों को डिमांड में क्या दिख रहा था, वहाँ पर जो रिलेशंस था वो इन्वर्स रिलेशंस था, मीन्स अपोजिट रिलेशन था। बट यहाँ पर हम लोग प्राइस एंड सप्लाई की बात करेंगे तो इनके बीच में हमें कैसा रिलेशन दिखेगा, सो डायरेक्ट रिलेशनशिप दिखाई देगा। ठीक है, तो ये अभी हम लोग को और अच्छे से वहाँ पर समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सिम्बॉलिकली भी फार्मूला देखते हैं। सो सिम्बॉलिकली फार्मूला है एस एक्स इज इक्वल टू एफ इन ब्रैकेट पी एक्स। एस का मतलब है सप्लाई, एक्स का मतलब है कमोडिटी, एफ का मतलब है फंक्शनल एंड पी का मतलब है प्राइस ऑफ कमोडिटी। तो इसका सिंपल मतलब क्या हो गया, एस एक्स एफ इन ब्रैकेट पी एक्स, सप्लाई ऑफ द एक्स कमोडिटी, इट इज़ अ फंक्शनल रिलेशंस प्राइस ऑफ द एक्स कमोडिटी। इट मीन्स चेंज द प्राइस अफेक्टेड चेंज द क्वांटिटी सप्लाई। इसका सिंपल मतलब होता है कि प्राइस चेंज हो जाएगी, उसी डायरेक्शंस में हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में एक टाइप्स का फंक्शनल रिलेशनशिप रहता है। ठीक है, तो मुझे लगता है ये इंट्रोडक्शन, स्टेटमेंट, उसके साथ में ये सिम्बॉलिकली कंटेंट्स आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, सो नेक्स्ट सेंस ऑफ द लॉ। The law of supply, it is based assumptions. Assumptions means assume the conditions. So first one point है constant cost of production. The law of supply, it is assumed that there is no change in the cost of productions, because change in the cost of productions that's affect change profit of the seller, and therefore less quantity supplied at a same price. For examples, it explain change in price of the factors, means raw material, increase the price of the raw material, that's affect increase the cost of productions. It means it get less profit.
क्या हो गया, रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ने की वजह से उनका प्रॉफिट कम हो गया और उसी रीज़न की वजह से उन्होंने क्या कर दिया, लेस क्वांटिटी सप्लाई कर दी कहाँ पे, मार्केट में। सो इसी रीज़न की वजह से क्या होना चाहिए, वहाँ पर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। सेकंड पॉइंट है कांस्टेंट टेक्निक ऑफ प्रोडक्शंस। द लॉ ऑफ सप्लाई, अगेन इट इज एज्यूम दैट नो चेंज इन द टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शंस, मीन्स explain the two technique of the production, जैसे for examples advanced technology, backward technology, etc. It means change technology affected change again supply. For examples, use the advanced technology affected increase the production as well as supply, and sale at or falls in price. कई बार हमें ऐसे दिखाई देता है कि मार्केट में वहाँ पर प्राइस कम होने के बाद भी ये सेल कर रहे हैं। क्यों सेल कर रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास एक एडवांस टेक्नोलॉजी है और एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस क्या हो जाता है, कम होता है। तो हमें क्या वहाँ पर दिखाना है, तो इसी रीजन्स की वजह से हमें क्या करना है, कांस्टेंट टेक्निक ऑफ द प्रोडक्शंस, मीन्स टेक्नोलॉजी भी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए। थर्ड वन पॉइंट है नो चेंज इन वेदर कंडीशंस। The law of supply, it is assumed that no change in the weather conditions, means no change in the वहाँ पर natural calamities. For examples, it is introduce natural calamities. For example, flood, famine, earthquake, etc. Affected decrease in quantity supply at higher price. बहुत बार ऐसे होता है कि क्वांटिटी सप्लाई क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि मार्केट में प्राइस बढ़ गई है तो क्वांटिटी सप्लाई क्या होना चाहिए था, बढ़ना चाहिए था, बट नहीं बढ़ पाता है। फोर्थ वन पॉइंट है नो चेंज इन गवर्नमेंट पॉलिसी। द लॉ ऑफ सप्लाई एज्यूम दैट नो चेंज इन द गवर्नमेंट पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल टैक्सेशन पॉलिसी, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड पॉलिसी, एक्सेट्रा। एक्सप्लेन राइज इन टैक्स most of the commodity affected decrease in supply at a same price. हमें कई बार ऐसे दिखता है कि जैसे गवर्नमेंट ने टैक्स बढ़ा दिया तो उसका रीजंस क्या होता है, प्रोडक्शंस एंड सप्लाई कम हो जाता है, जबकि मार्केट में सेम प्राइस थी, मार्केट में वही प्राइस थी तो सप्लाई कम नहीं होना चाहिए था, बट क्यों कम हो गया है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस बढ़ गए हैं। इसलिए क्या होना चाहिए, कांस्टेंट रहने चाहिए। नेक्स्ट वन पॉइंट है फिफ्थ वन, नो चेंज इन ट्रांसपोर्ट कॉस्ट। The law of supply, again it is assumed that no change in the transport cost, means same transport cost, change the transport cost, change the transport facility affected supply. For examples, it is the fast transport facility and low transport cost, therefore increase the supply at same price. कई बार हमें ऐसे दिखाई देता है कि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी बढ़ गई है या फिर उसका कॉस्ट कम हो गया है, उस रीज़न से भी सप्लाई बढ़ जाता है, जबकि वहाँ पर प्राइस सेम है। तो सेम प्राइस में तो सप्लाई नहीं बढ़ना चाहिए था, फिर भी बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, क्योंकि वहाँ पर ट्रांसपोर्ट कॉस्ट कम हुआ है और वहाँ पर फैसिलिटी बढ़ गई। नेक्स्ट वन पॉइंट है प्राइजेस ऑफ अदर गुड्स रिमेन कांस्टेंट। लॉ ऑफ सप्लाई should be explained, prices of other commodities remain constant. In last lecture, explain the prices of other commodity, means two commodity. For example, farmer in his farms produce wheat and rice. So it is the two goods, means first one is the wheat and other commodity is the rice. In simple conclusions, resources is a transfer from the other commodity. क्या हो जाता है, जो उसके पास खेती थी वो खेती उसने वीट के अलावा वो खेती राइस के लिए यूज़ की है, उसका मतलब है रिसोर्सेस ट्रांसफ़र हो गए। तो इसी रीज़न की वजह से हमें क्या देखना है, तो ये भी कांस्टेंट होना चाहिए, मीन्स प्राइजेस ऑफ द अदर गुड्स रिमेनिंग कांस्टेंट। लास्ट वन पॉइंट है नो फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस। Law of supply is assume that no future expectations about the seller, about the producer at the same point in demand. So any producers, means producer expect rise in price of the near futures affected, क्या हो जाएगा उसका मतलब, जब
मार्केट में कई दिनों के बाद प्राइस बढ़ने वाली है, तो वो आज क्या करेगा, तो लेस क्वांटिटी सप्लाई एट अ प्रेजेंट टाइम्स, तो उस टाइम में वो क्या करेगा, सप्लाई कम करेगा एट अ राइज इन प्राइस। हो सकता है प्राइस बढ़ गई है, जैसे फॉर एग्जाम्पल्स बिफोर डे एक्स कमोडिटीज प्राइस इज 20 रुपीज़, today this price is the 30 rupees and its expectations about 2 or 3 days this price is 60 to 70 rupees. So it means as a hold of the commodity, hold of the stock, and explain means hold of the stock and decrease supply of a commodity. जब कल की प्राइस 20 थी, आज की प्राइस 30 है, तो उसने सप्लाई बढ़ाना चाहिए था, बट नहीं बढ़ा रहा है। क्यों नहीं बढ़ा रहा है? क्योंकि उसे लग रहा है कि और वहाँ पर 2-3 दिन के बाद इसकी प्राइस 60 से 70 रुपीज़ तक जाएगी। तो इस टाइप का एक्सपेक्टेशंस क्या कर देता है, उसके आज के डेट में सप्लाई कम कर देता है, जबकि प्राइस बढ़ गई थी। और इस तरीके से कंडीशंस रहेगी तो लॉ ऑफ सप्लाई इट इज़ नॉट एप्लीकेबल, it is not true these conditions, and therefore these conditions are constant. It is explain the law of supply. हमें क्या करना है, लॉ ऑफ सप्लाई को एक्सप्लेन करते समय ये सब कंडीशंस क्या होनी चाहिए, सो एज्यूम मीन्स कांस्टेंट होनी चाहिए। सो आपको एक बात भी समझ में आई होगी, इन लास्ट लेक्चर एक्सप्लेन डिटरमिनेंट्स ऑफ मार्केट सप्लाई एंड दिस पॉइंट इट इज एज्यूम दैट इन लॉ ऑफ सप्लाई इंस्टेड ऑफ द प्राइस छोड़ के बाकी सभी पॉइंट हमारे लॉ ऑफ सप्लाई में एज्यूम किए हो जाते हैं एज अ सेम लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में भी वही बात हो गई थी, जो डिटरमिनेंट्स के पॉइंट है वही अजम्पशन है प्राइस को छोड़ के। ठीक है, तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अभी हम लोग शॉर्ट में वहाँ पर शेड्यूल एंड डायग्राम्स की तरफ देखते हैं। ठीक है, इन द अबाउ शेड्यूल indicate price of commodity means x in rupees and second column supply of commodity x in kgs. ठीक है, when price of x commodity 10 rupees with quantity supplied 100 kgs, then rise in price of x commodity means 10 to 20 30 40 50 with rise in quantity supplied 100 to 200 300 400 एंड 500। हमें क्या दिख रहा है, वहाँ पर फर्स्ट वन प्राइस 10 रुपीज़ थी, उसके बाद जब प्राइस बढ़ रही है 10 से लेके 20 30 40 50 तक, तो उनके साथ में हमारा क्वांटिटी सप्लाई भी 100 200 300 से लेके 500 तक बढ़ गया है। उसके अपोजिट करके हम लोग देखेंगे, प्राइस फॉल्स मीन्स 50 to 10 रुपीज़, 50 40 30 20 एंड 10 विथ फॉल्स इन क्वांटिटी सप्लाइड मीन्स 500 to 100। हम लोग उसी टेबल्स में अपोजिट वहाँ पर डायरेक्शंस देखेंगे, तो जैसे 50 से लेके 10 तक प्राइस कम हो गई है, तो 500 kg से लेके 100 kg तक हमारा सप्लाई भी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसे सिंपली हम लोग क्या बता सकते हैं, इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशंस बिटवीन प्राइस एंड क्वान्टिटी सप्लाई। ओके, मुझे लगता है समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल स्टेबल रहता है। जैसे भी हम लोगों ने इंडिविजुअल मार्केट सप्लाई में भी देखा है, डिमांड में भी इस तरीके का एक्सप्लेनेशन देखा है। अभी हम लोग डायग्राम की तरफ देखते हैं। डायग्राम मीन्स इट इज़ अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ द शेड्यूल। जो हमारा शेड्यूल है उसका ही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, उसे ही कहा जाता है वहाँ पर सप्लाई कर्व। ओके, अभी हम लोग डायग्राम देखेंगे। In the above diagram, x-axis indicate quantity supplied and y-axis indicate price in rupees. Supply curve S-S slope is the upward and move means left to right side. So x-axis and y-axis supply curve, it is indicate direct relationship between price and quantity supply. जो सप्लाई कर्व हम लोगों ने वहाँ पर दिखाया है वो प्राइस एंड क्वांटिटी सप्लाई को इंडिकेट कर रहा है, उन्हें प्रेजेंट कर रहा है। और वो प्रेजेंट करते समय हमें किस तरीके से दिख रहा है, सो प्रेजेंट करते समय उनका रिलेशंस डायरेक्ट रिलेशंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, सो मुझे लगता है ये डायग्राम भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।